बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन साइंस अकेडमी से मैं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल जब्बार शाहीन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये किस लिए परफॉर्म किया गया? पहले लाइट के बारे में डिफरेंट थेरीज आती रही, जैसे न्यूटन की कार्पस्कुलर थेरी है कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल रहता है, तो लाइट को उसने कहा कि ये एक पार्टिकल नेचर रखती है। तो थॉमस यंग्स ने 1801 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि ये वाजे कर सके कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर रखती है। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड पे आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके वो नोट जो हैं उनको लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो पर्पज़ है वो ये था कि 1801 में थॉमस यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर उसने ये शो किया कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब हम चलते हैं जी, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी वो क्या थी। थॉमस यंग्स ने क्या किया कि एक स्क्रीन ली जिसके अंदर दो स्लिट्स थी। उन स्लिट्स को उसने इल्यूमिनेट करवाया एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से। जब वो लाइट इन दोनों स्लिट्स में से पास करती है तो लाइट की क्या बन जाती हैं जी, दो वेव्स बन जाती हैं, दो वेवलेट्स बन जाते हैं। एक स्लिट में से पास होती हैं तो अलग वेवलेट्स होते हैं, दूसरी स्लिट के अलग वेवलेट्स होते हैं। जब ये दोनों वेवलेट्स किसी जगह पे जाके सुपरपोज करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो एक सीरीज़ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की सीरीज़ शो करवाती हैं किस पे, स्क्रीन पे। तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अब हम इसकी फिगर बनाते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो क्या थी इसकी, वो हम बनाते हैं जी। थॉमस यंग ने ये एक डबल स्लिट स्क्रीन ली जिसकी ये देखें दो स्लिट्स बनी हुई हैं, एक ये और एक ये। अब यहाँ से आती हैं इनकी स्लिट्स के दरमियान जो स्लिट्स की विड्थ है वो डी है। यहाँ से लाइट्स आती हैं तो कुछ लाइट्स यहाँ से पास करती हैं, उनके वेवलेट्स बन जाते हैं, कुछ यहाँ से पास करती हैं, उनके वेवलेट्स बन जाते हैं। जब ये दोनों लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं किसी जगह पे तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को रेनफोर्स करती हैं और कुछ एक दूसरे के इफेक्ट को, कुछ पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देती हैं। तो जहाँ पे कैंसिल आउट करती हैं वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती हैं और जहाँ पे रेनफोर्स करती हैं वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन जाती हैं। ये डबल स्लिट एक स्क्रीन है। यहाँ पे ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें फ्रिंजेस नज़र आती हैं। ये स्क्रीन जो है ये डबल स्लिट्स के साथ जो है इसका डिस्टेंस वो कैपिटल एल है। यहाँ से पहली स्लिट से एक रे जा रही है जिसका नाम है जी ए पी रे, दूसरी स्लिट से एक रे जा रही है जिसका नाम है बी पी रे। ठीक हो गया। और ये दोनों एक सेंट्रल पॉइंट जो है ओ, उससे किसी एक साइड के ऊपर एक पॉइंट पी के ऊपर जाके मिलती हैं। तो अब हम इन दोनों रेज जब मिलती हैं तो इनके लिए जो कंडीशंस हैं कि इनकी जो मिलने की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन के बारे में इक्वेशन लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रे है ए पी और जो बी पी है, इनके दरमियान इतना ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि जो बी पी रे है ये ए पी के बानिस्बत ये इतना डिस्टेंस जो है ये एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है, कितना, बी डी डिस्टेंस। तो इसका मतलब बी डी जो है ये दोनों रेज के दरमियान पाथ का डिफरेंस है। अब पाथ के डिफरेंस के लिए हम इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। अब ये रे जो है बी पी रे, ये इतना डिस्टेंस बी से लेकर डी तक डिस्टेंस जो है ये वहाँ तक पहुँचने में एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है। इसको हम दोनों रेस के दरमियान पाथ का डिफरेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम ये जो हमारे पास बी पी रे है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ये वाला जिसको हम कहते हैं ए डी, ये अगर ड्रा करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है बी डी ए, ठीक है। तो इसमें जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है ये एंगल थीटा है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं बी ए डी, ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो इसके लिहाज से अब ये थीटा के सामने वाली ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर बन जाती है और 90 के सामने वाली ये साइड जो है ये ए बी, ये हाइपोटेनियस बन जाती है और ये थीटा के साथ वाली ये साइड जो है इसको बेस कहते हैं इस ट्राइंगल के अंदर।
तो हमें क्या चाहिए जी, हमें पाथ का डिफरेंस चाहिए, कौन सा, बी डी चाहिए। तो अब बी डी के लिए अगर हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है तो हमें हमारे पास ये हाइपोटेनियस दिया गया है, बी डी हम मालूम करना चाहते हैं, यानी परपेंडिकुलर मालूम करना चाहते हैं, ये वाला पाथ का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, कौन सी, साइन थीटा। अगर हम इसी ट्राइंगल के अंदर हम लिखें साइन थीटा, तो वो आपको पता है वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है बी डी, और ओवर हाइपोटेनियस क्या है, वो है हमारे पास ए बी। ये ट्राइंगल से देखें, ये हमारे पास जो बी डी है, ये थीटा यहाँ पे बना है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो ये पाथ डिफरेंस है, ये हमने मालूम करना है। और ये हमारे पास जो है, ये स्लिट्स की, दोनों स्लिट्स की विड्थ है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा है ये आ जाएगा बी डी ओवर डी, ये विड्थ है स्लिट्स की। अब डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द बोथ रेज रीचिंग ऑन द पॉइंट पी। ये दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ये पाथ डिफरेंस कितना होता है अगर ये दोनों रेज पी पॉइंट पे जाके कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं, और ये पाथ डिफरेंस कितना होता है अगर दोनों रेज पी पॉइंट पे जाके डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और आपस में मिलती हैं। अगर तो ये दोनों रेज पी पॉइंट के ऊपर जाके कंस्ट्रक्टिवली मिलती हैं तो वहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, और जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तो इसका मतलब है दोनों जो वेव्स हैं उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो दोनों रेज के दरमियान होना चाहिए इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ। यानी दोनों अगर कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं और ब्राइट फ्रिंज बनती है तो उनका पाथ डिफरेंस जो बी डी वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ। अब बी डी इज इक्वल टू एम लैम्डा लिखा है, यहाँ पे एम की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, और इसको हम ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज कहते हैं। तो फिर ये बी डी डी साइन थीटा की इक्वल है, तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डी साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, वो एम लैम्डा के इक्वल होगा। अगर सेंट्रल पॉइंट पे दोनों रेज मिलती हैं जाके, तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट पे दोनों रेज जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, ऐसे आती हुई और ये दूसरी जगह पे ये जाती हुई, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा। यानी अगर दोनों सेंटर पे जाके मिलती हैं तो फिर जो बी डी है वो किसके इक्वल होगा, 0 लैम्डा के। तो वहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो उसको हम ज़ीरो आर्डर ब्राइट फ्रिंज कहते हैं या ज़ीरो आर्डर फ्रिंज कहते हैं। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है या जो इक्वेशन है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है। अब हम चलते हैं जी डार्क फ्रिंज के लिए ये इक्वेशन कैसे बनती है। अगर हम बात करें डार्क फ्रिंज की, तो लेट ये दोनों रेज जब बी पॉइंट पे पहुंची हैं तो वहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिवली मीट किया इन्होंने और वहाँ पे एक डार्क फ्रिंज बनी है। तो डार्क फ्रिंज तब बनती है जब दोनों वेव्स का जो पाथ का डिफरेंस है, यानी ये जो बी डी दोनों वेव का पाथ का डिफरेंस है, ये किसके इक्वल होता है, ये ऑड इंटेग्रल ऑफ दी हाफ वेव लेंथ होता है, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी हाफ वेव लेंथ, यानी 2m + 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो ये जो है ब्रैकेट में ये हमेशा आठ बनेगा। एम की वैल्यू अगर हम लिखते हैं जी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो जब एम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, तो ये 1 आंसर आएगा। जब एम की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 टाइम 2 और +1 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। इसका मतलब है ये आड इंटेग्रल मल्टीपल बन रहा है किसका, हाफ वेव लेंथ का। तो पाथ डिफरेंस अगर आड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ बनेगा तो फिर वहाँ पे दोनों रेज जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं, और डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, डार्क फ्रिंज बनती है। तो इसका मतलब ये जो पाथ डिफरेंस जो है डी साइन थीटा के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो डी साइन थीटा है ये इक्वल हो जाएगा आड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। दिस इज द इक्वेशन फॉर डार्क फ्रिंज। अगर पी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनती है तो ये इक्वेशन है। अब हम चलते हैं जी पोजीशन ऑफ द फ्रिंज की तरफ, कि फ्रिंज जो है वो बनी कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे बनी है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, वो डिस्टेंस कितना है। तो ये देखें जी,
अगर हमारे पास फ्रिंज बन रही है पी पॉइंट पे, तो लेट सेंट्रल पॉइंट से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो वाई है, और स्क्रीन का जो स्लिट से डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। तो ये रेज जा रही हैं, ये इनकी जो इंटरमीडिएट रे है दरमियान वाली, ये वहाँ पे पहुँच रही है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये देखें इस ट्रायंगल, ये वाली, ये ऐसे ट्रायंगल बन रही है, ठीक हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या मालूम करना है जी, फ्रिंज पोजीशन मालूम करनी है, यानी वाई मालूम करना है। तो बेस हमारे पास क्या है जी, वो कैपिटल एल है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है तो ये क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस बनता है। तो जब हमारा जो हमारा काम जो होता है, कंसर्न जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के साथ होता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टैन थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी टैन थीटा। अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ये वाला है, इसको हम लिखते हैं वाई, और बेस हमारे पास जो है वो क्या क्या हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, जो कि कैपिटल एल के इक्वल है। तो यहाँ पे हम अगर एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है, छोटी वैल्यू अगर थीटा की हो, तो फिर उसके लिए जो टैन थीटा की वैल्यू है वो सेम होती है जो साइन थीटा की वैल्यू होती है। फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द एंगल देन टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द साइन थीटा। तो फिर इसी इक्वेशन की जगह पे अंदर जो है वो टैन थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं जी, हम साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एल लिखते हैं। साइन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है, वो वैल्यू कहाँ से आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने चूंकि वाई मालूम करना है तो एल उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई आ जाएगा एल साइन थीटा। ये हमारे पास फ्रिंज पोजीशन आ गई है इसकी, y इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अब हम बात करते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज पोजीशन की। अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि ब्राइट फ्रिंज पोजीशन क्या है, ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज इक्वेशन हमने एक लिखी थी, वो हमारे पास क्या थी, वो थी जी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा। दिस इज द इक्वेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज। तो इधर से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो डी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो साइन थीटा आ जाएगा एम लैम्बडा ओवर डी। अब यहाँ पे हम साइन थीटा के अंदर ये इसकी वैल्यू जो है एम लैम्बडा बाय डी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एल, और साइन थीटा की जगह पे हम लिखते हैं जी एम लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। तो ये है जी पोजीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज, यानी इस पोजीशन पे जाके ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और आगे हम देखते हैं कि डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनती है। अब हम चलते हैं जी डार्क फ्रिंज की तरफ, कि डार्क फ्रिंज जो है वो कहाँ पे बनेगी। तो हमें फ्रिंज पे जो पोजीशन है उसकी इक्वेशन हमें पता है कि y इज इक्वल टू एल साइन थीटा, जो अभी हमने ड्राइव की है। तो हमने एक कंडीशन जो है वो फाइंड की थी डार्क फ्रिंज के लिए। वो कंडीशन हमारे पास थी कि जो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है वो आड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी हाफ वेव लेंथ होता है, ठीक है। इधर से अगर साइन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो डी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2, और साथ में ये डी भी डिवाइड हो गया। अब ये वैल्यू साइन की जो है इधर पुट कर देते हैं, तो जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए जो उसकी पोजीशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी एल, और साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2m प्लस 1 और साथ में लैम्बडा बाय 2d। थोड़ा सा रीअरेंज इसको करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2m प्लस 1 इंटू एल लैम्बडा और डिवाइडेड बाय 2d। यहाँ पे लैम्बडा वेवलेंथ है, और एल जो हमारे पास है ये स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और डी जो है वो स्लिट्स की सेपरेशन है, और यहाँ पे एम क्या है, ये आर्डर ऑफ द फ्रिंज है, जो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, 0th ऑर्डर है, तो उसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये पोजिशन ऑफ द डार्क फ्रिंज आई है। अब हम चलते हैं जी फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो क्या होता है। अच्छा जी, तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है जी। फ्रिंज स्पेसिंग है कि दो कंसेक्टिव फ्रिंजेस जो होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। वो दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस भी हो सकती हैं और दो कनेक्टिव जो है
कंजेक्टिव जो है वो डार्क फ्रिंजेस भी हो सकती हैं। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब फ्रिंज स्पेसिंग जो है, लेट हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज की स्पेसिंग हम मालूम करते हैं, ब्राइट फ्रिंज की स्पेसिंग क्या होती है। तो ब्राइट फ्रिंज में जो mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है वो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी कि हमारे पास m लैम्बडा एल बटे में डी, ये mth ऑर्डर है। और अगर हम एक और ब्राइट फ्रिंज लेते हैं जो m+1 ऑर्डर होगी तो उसकी पोजीशन होगी जी m+1 इंटू लैम्बडा एल बटे में डी। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम निकालते हैं m+1 और माइनस कर देते हैं m। तो ये हमारे पास आ जाएगा m+1 इंटू लैम्बडा एल बटे में डी माइनस m लैम्बडा एल बटे में डी। तो पहले हम सारे फैक्टर को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा m लैम्बडा एल बटे में डी, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास लैम्बडा एल बटे में डी और माइनस ये ऐसे ही आ गया m लैम्बडा एल बटे में डी। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस और माइनस का, तो ये हमारे पास लैम्बडा एल बटे में डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये फ्रिंज स्पेसिंग है कि कोई सी दो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा एल बटे में डी होगा। इसी तरह हम दो डार्क जो फ्रिंजेस होती हैं उनके दरमियान स्पेसिंग भी मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी डार्क फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो क्या होती है। लेट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज जो है वो m+1/2 लैम्बडा एल बटे में डी है, और सेकंड ऑर्डर जो है डार्क फ्रिंज वो है m+3/2 और लैम्बडा एल बटे में डी है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये फ्रिंज स्पेसिंग आ जाती है। ये आ जाता है m+3/2 लैम्बडा एल बटे में डी माइनस इसको कर देंगे, इसको अगर हम पहले m से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह इसको पहले m से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फैक्टर दोनों कट जाते हैं। तो 3/2 लैम्बडा एल बटे में डी में से 1/2 लैम्बडा एल बटे में डी माइनस करते हैं तो लैम्बडा एल बटे में डी आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है ना डार्क और ब्राइट की वो सेम होती है। डार्क की भी यही होती है फ्रिंज स्पेसिंग कि दो कंसेक्टिव डार्क के दरमियान, डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा एल बटे में डी, और दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो भी लैम्बडा एल बटे में डी होता है। तो ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये हमारे पास एक तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरे नंबर पे यानी वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। मतलब हम ऐसी लाइट यूज़ करें जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है जैसे कि रेड, तो उसके लिए फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ती है। इसी तरह ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो बढ़ती है, यानी फ्रिंज जो है वो वाइडर होती जाती है, मोटी होती जाती है। और ये जो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स के दरमियान अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी, और अगर वो कम है तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी। यानी फ्रिंज स्पेसिंग अगर हम इतनी ज़्यादा कम रख देते हैं तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस उनके दरमियान है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होता जाएगा, और ऐसे होगा कि एक ही अगर दरमियान वाली सेंट्रल ब्राइट है तो वो इतनी ज़्यादा वाइडर हो जाएगी कि हमें सिर्फ एक ही ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी। ठीक हो गया ये हमारे पास। और अगर हमारे पास एंगुलर विड्थ फ्रिंज की है तो वो कैसे दी जाती है। एंगुलर विड्थ जो फ्रिंज की होती है वो होती है जी थीटा इज इक्वल टू λ/2। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज वो क्या होती है, λ/d होती है। अब हम चलते हैं जी, मैं आपको ये नोट्स दिखाता हूँ, तो नोट्स आप जो है वो पास करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इजी लिखे हुए हैं तो वो याद करने के लिए आसान है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये जी इसकी सारी थ्योरी है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड है, उसके बाद इसकी स्कीमेटिक अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। आप वीडियो को पास करके जो है इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी कंडीशंस फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए जो इक्वेशन आती है वो हम कैसे निकालते हैं ये इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। नीचे ये हमारे पास इसकी फिगर आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव हुई है ब्राइट और डार्क के लिए।
ये जैसे फ्रिंज बनती हैं, ये इसकी फिगर दिखाई गई है कि कैसे लाइट्स जो है वो पास करके आती हैं और दोनों स्लिट्स में से गुजर के इंटरफेयर करती हैं और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, ये भी दिखाया गया है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो भी उसके लिए इक्वेशन जो है ड्राइव की गई है कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी और डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी। नीचे बताया गया है कि फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये फ्रिंज स्पेसिंग जो है डार्क के लिए, और अगर दो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी तो उनके दरमियान स्पेसिंग, और फिर ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस होंगी तो उनके दरमियान स्पेसिंग। उसके बाद ये बताया गया कि फ्रिंज विड्थ जो है फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डिपेंड किस पे करती है, और नीचे वो कौन सी वेव लाइट्स हैं जिनके लिए फ्रिंज विड्थ ज़्यादा हो सकती है और किन के लिए कम हो सकती है। ये देखें जी, और नीचे ये इम्पोर्टेंट नोट है कि हमारे पास इफ़ वी इमर्स्ड द अपरेटस, यानी कि सारी अरेंजमेंट जो है इसको अगर हम वाटर के अंदर इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो फिर क्या होता है कि चूंकि वेवलेंथ कम हो जाती है तो इसलिए फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर डुबो देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो पहले से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।